ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन एटम के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो विल राइट लाइक दिस है। तो जैसे एक एटम होता है ना, तो एटम में ना, इन एटम विल से दैट देयर इज शेल्स। इन शेल को अपन ऑर्बिट भी बोलते हैं। और जैसे अपन पढ़ते थे ना बोर ऑर्बिट, के एल एम एन ओ, लाइक दैट। एबीसीडी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बुक्स में अपन को गिवन है स्टैंडर्ड के मैंने 4 लिखा उसने, तो अपन उसको वही लिखेंगे, के एल एम एन जो भी दिया हुआ है वही लिखेंगे। शेल्स का नंबर, बोर रेडियस, बोर थ्योरी, बोर ने अपन को शेल्स का नंबर बताया, वो आपने पढ़ा हुआ। तो अब तक अपन ये पढ़ते आए कि एक एटम होता है, उसमें शेल्स होते हैं। ये अपन पढ़ते हैं। बट अब होता क्या है ना, ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। ईच शेल इज डिवाइडेड इन सब शेल्स, इन सब शेल्स। ठीक है। एंड द सब शेल्स आर, जो सब शेल्स होते हैं उनको कुछ अल्फाबेट ऐसे दे देते हैं, एस पी डी एफ जी, लाइक दैट। ऐसे सब शेल्स को अब ऐसे अल्फाबेट दे देते हैं। तो इनका डिवीजन मतलब कैसे, तो अपन कहेंगे जैसे ये एस है तो इसमें पी का डिवीजन भी होगा, डी का डिवीजन भी होगा। ऐसे मान लेते हैं ये एस है, तो इसके बाहर एक ऐसे पी होगा, फिर एक डी होगा, फिर एक एफ होगा। वो जी भी हो सकता है, जी तक वैसे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट सारे लिख सकते हैं अपन। आपके सिलेबस में एफ तक ही रहेगा, बट जी की बात मैं करूंगा, क्योंकि फिर मैं सारे सर्कल अभी नहीं बनाना चाहता ना, अभी तो अपन शुरुआत ही कर रहे हैं। बट जी वगैरह भी ऐसे होता है। ये भी पी होगा, मतलब एस भी होगा, पी भी होगा, ऐसे ना। तो जैसे इसमें आपने कहा एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा। इसमें भी एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा, लाइक दैट वी कैन राइट। मतलब ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू द बंच ऑफ सब शेल्स, ऐसा होता है। और ईच सब शेल्स जो होते हैं ना, ईच सब शेल्स आर डिवाइडेड इन अब इनको भी अपन सब सब शेल, मतलब सब शेल को भी सब शेल बना देते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना एटम है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब उसके अंदर वाले पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन सब सब शेल्स, तो अब क्या होगा कि ये सब शेल्स भी सब सब शेल्स में उनको भी डिवाइड करते हैं। दीज सब शेल्स जो होते हैं ना, ये पार्ट, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, कॉल्ड ऑर्बिटल्स। वैसे ऑर्बिटल वर्ड आपने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में लास्ट में मैंने ये वर्ड यूज किया है। ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। तो now these are again divided in the subshells. Yes, so number of orbitals for s के लिए 1 होता है, p के लिए 3 होता है, d के लिए 5 होता है, f के लिए 7 होता है, g के लिए 9 होता है। इट्स लाइक अ ऑड नंबर। ये नंबर्स होता है सब शेल्स।
अब इनमें ना एक और पार्ट होता है, इनका वैल्यूज भी देना होता है। कुछ कुछ वैल्यूज आएंगे जिससे अपन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एटम में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं आप। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 में से अगर मुझे 13th इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो वो कहां होगा, वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट। तो इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें ना एक वैल्यू लिखना होता है अपन को, वैल्यू ऑफ एल। ये एल क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी, मैं तो आपको बता रहा हूं कि अच्छा एटम को भी डिवाइड करके पढ़ना है हमको। भाई अब तक तो हम पढ़ते आए, एक शेल 2 इलेक्ट्रॉन भरो हो गया, तो सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करो हो गया, लेकिन उसमें भी डिवीजन करना है। तो वो डिवीजन जो है वो अपन कैसे पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो वैल्यू ऑफ एल, एस के लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, जी के लिए 4 होता है, लाइक दैट। मैं इसमें जी लिखा था वो लिखा ही रहने, जो फर्क नहीं पड़ेगा, वी कैन राइट दैट। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपसे कहा वैल्यू ऑफ एल, तो वैल्यू ऑफ एल लिखने की जरूरत क्या थी अभी, मतलब कोई जैसे कोई अगर जरूरत है तो बताओ, वरना जब आप बताओगे पढ़ाओगे तभी बता देना। मैंने वैल्यू ऑफ एल इसलिए लिखा कि अपन कुछ ऐसे पार्ट, एक इंफॉर्मेशन पार्ट देखते हैं। जब अपन ने बोर शेल्स को पढ़, दीज आर कॉल्ड बोर शेल्स, KLN, वो स्कूल में काफी रटा हुआ है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन से कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, ऐसे अपन को फॉर्मूला दिया, इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। n इज नंबर फॉर द शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 स्क्वायर लिखा। सेकंड शेल में 2 स्क्वायर होगा तो 2 स्क्वायर इंटू 2 8 हो गया, लाइक दैट वी गॉट दिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इक्वेशन हमें बोर ने दिया था, इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20, उससे आगे एप्लीकेबल नहीं था। मान लिया भाई ठीक है। अब इसमें क्या था, जैसे अपने ये लिखा हुआ है, तो इसको अब फर्दर डिवाइड करो भाई एसपीडीएफ में। तो अपन से अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर सबशेल, ये सबशेल है, सबशेल इजिकल टू कितना लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ सबशेल, यू कैन राइट लाइक दिस 12, ऐसे लिख के बता दो। एल क्या है, ये वैल्यू जो बताया था ना मैंने, जिसको मैं बताऊंगा कि वो 0 1 2 3 ऐसे क्यों होता है इनके लिए, वो अपन चेक करेंगे। तो एस के लिए 2 इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि एल का वैल्यू 0 है, तो एस का ये 1 आ गया। पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 3 हो जाएगा, मैंने 3 लिखा। डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है तो मैंने लिख लिया। एक और पॉइंट लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स in subshells, any subshell will be equal to 2l plus 1 into 2, मतलब जिसके जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसका डबल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि उसका एक ही ऑर्बिटल था, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखने वाले हो। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स होंगे आपने उसको डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे यहां पर आपको सिर्फ यह बताना था कि कोई भी ऑर्बिट ना सब ऑर्बिट में डिवाइड करेंगे अपन, कोई भी सब ऑर्बिट को डिवाइड करेंगे इन द सबशेल, सबशेल इज एसपीडीएफ, ये सबशेल। व्हाई नॉट एबीसीडी, एसपीडीएफ क्यों लिखे, मुझे तो एबीसीडी लिखते और भी अच्छा होता, शुरू में अल्फाबेट ऑर्डर में होते, ये तो कुछ ऑर्डर भी नहीं दिख रहा।
एक्चुअली ये पार्ट जो अपन ने डिवाइड किया था ना, ये डिवीजन वाला पार्ट, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा से होता है। स्पेक्ट्रा जो होते हैं स्पेक्ट्रम से होता है, तो वो स्पेक्ट्रल स्टडीज होते हैं। और ये सारे के सारे जो अल्फाबेट है ना, ये स्पेक्ट्रल स्टडीज में यूज होते हैं। मतलब स्पेक्ट्रा के कुछ कुछ नाम होते हैं जो अपन पढ़ते हैं उसे। जैसे एस के लिए शार्प, हमें पीक्स की बात करनी होती है तो वो शार्प होते हैं। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, जनरलाइज्ड, इस टाइप से वो वर्ड यूज होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दीज अल्फाबेट्स। हमसे कोई पूछने वाला नहीं है व्हाट इज एस, व्हाट इज पी, लाइक दैट। अब मैंने तो सिर्फ ये बताया कि व्हाई वी आर यूजिंग एसपीडी, व्हाई नॉट एबीसीडी। एबीसीडी तो और भी अच्छा होता है। वी आर यूजिंग एसपीडीएफ बिकॉज दीज अल्फाबेट्स आर यूज्ड इन, राइट, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एस को अपन ने शार्प बोला है ना, पी को अपन ने प्रिंसिपल बोला है ना, और डी को अपन ने डिफ्यूज्ड बोला, एफ इज फंडामेंटल, ठीक है, एफ इज फंडामेंटल, एंड जी इज जनरलाइज्ड। उतना अपन को जरूरत नहीं है वैसे, जैसे मैंने कहा कि जी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टर्म ठीक है। तो आपने हमें ये बताया कि भाई एटम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, शेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं सब शेल में, और सब शेल डिवाइड होते हैं सब सब शेल्स में। सब शेल्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। गॉट इट? ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पार्ट पढ़ेंगे अपन, दैट इज, मैं इस पार्ट को हटाऊंगा क्योंकि ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, हमने शुरू नहीं किया अभी, शुरू तो हम करेंगे, राइट। तो अपन क्या करेंगे, एटम्स को पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे अपन लिखते थे ना पीरियोडिक टेबल में 2 8 8 ऐसे ना, अपन को पता है। अपन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो पीरियड के हिसाब से लिखते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 पीरियड होते हैं। तो अब सबको पता है फर्स्ट वाले पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल, तो अपन क्या बोलते थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ शेल में फिर 18 इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ में 32 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 बार 8 लिखना है, और 2 बार 18 और 2 बार 32 लिखना है, बिल्कुल। व्हाई इट इज सो? बिकॉज किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट के हिसाब से ही हमें नंबर लिखना होता है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, हीलियम हाइड्रोजन, इसलिए अपन सेकंड 2 लिखेंगे। सेकंड में 8 एलिमेंट है, थर्ड में भी 8 एलिमेंट है, फोर्थ में 18 एलिमेंट है, फिफ्थ में 18 एलिमेंट है, सिक्स्थ में लेंथोनाइड्स आ जाता है 14 एक्स्ट्रा, तो इसमें 14 ऐड करके अपन ने 32 लिखा, और इसमें भी एक्टिनोइड्स होगा 14 एक्स्ट्रा, दैट्स व्हाई अपन ने 32 लिखा। तो ऐसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लेकिन अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना होगा एसपीडीएफ के फॉर्म करें। तो कैसे करना है वो देखते हैं। अब देखो, जब अपन, मैं इस पार्ट को अब हटा देता हूं, राइट ना, इस पार्ट को हटाते हैं, और हमें एक आइडिया लग गया, और ये सारे पार्ट अपन को अब पढ़ाओगे। आपने बस मुझे आइडिया दिया कि देखो भाई, अब हम एटम को डिवाइड करने वाले हैं सब एटॉमिक पार्ट में है, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, सब एटॉमिक पार्ट। ठीक है, ठीक है भाई, आप डिवाइड करके बताओ हमें कैसे डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर एटम डिवाइड होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिवाइड करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, जब भी अपन बोलते हैं ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो जैसे अपने पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन होता है। अब अपन को क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। तो अपन क्या कहते हैं, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन लिख लो, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन लिख लो, फिर अंदर वाले में अपन कहेंगे ये तो गलत है, जो आप कर रहे हो वो गलत है। क्यों गलत है भाई? पहले आप इस सेल में इलेक्ट्रॉन
फिल करो, फिर इसमें फिल करना, फिर इसमें फिल करना, ये सही होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन फिल पहले कर दो। अच्छा, तो अपन ये बोल रहे हैं कि जब भी अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले उस पार्ट को इलेक्ट्रॉन फिल करना, उस शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मतलब पहले उसको फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है भाई, क्योंकि इसकी एनर्जी, फर्स्ट शेल की एनर्जी तो अपन ने 13.6 लिखा था, और सोडियम में कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट सोडियम में कैलकुलेट करके बता देंगे इस वैल्यू को। हाइड्रोजन के केस में अपन ने सबसे कम फर्स्ट शेल का लिखा है, तो सोडियम के लिए कितना होगा कैलकुलेट कर देते हैं, उसमें हमें क्या फर्क पड़ेगा। इसको +10 लिखो, वरना बोर थ्योरी यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बोर ने कहा था कि आप सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए लिख सकते हो। इसका एनर्जी कैलकुलेट कर दूंगा, जो एनर्जी का फॉर्मूला है। समझ आया? ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। बट अब अपन क्या करेंगे, जो सबशेल्स होते हैं ना, ठीक है, अब ये भी हटा देता हूं। अब अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले कुछ रूल्स होते हैं, तो विल राइट दैट रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, लिख लेते हैं क्या रूल्स है। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फर्स्ट रूल होता है दैट इज कॉल्ड आफ्बा प्रिंसिपल। फर्स्ट रूल होता है आफ्बा प्रिंसिपल, ठीक है ना, आफ्बा प्रिंसिपल। तो आफ्बा प्रिंसिपल मतलब ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आफ्बा, आफ्बा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या पता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का प्रिंसिपल बनाने वाले हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर, आफ्बा मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आफ्बा प्रिंसिपल होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हाट वी हैव टू फॉलो इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबशेल्स। मतलब आप एसपीडीएफ की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबशेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे कम एनर्जी जिसकी होगी उसको पहले फिल करना है, फिर बाद में उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the increasing order of energy of subshells. Order of energy of subshells. Of subshells. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल से अपन कहेंगे ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अपन कहेंगे भाई देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल लिखना है तो इट इज कैलकुलेटेड बाय n प्लस एल, कैलकुलेटेड बाय n प्लस एल। अब n प्लस एल रूल हम कैलकुलेट तो कर ले, एल का वैल्यू वो एसपीडीएफ में बताया था अभी अपने, वैल्यू ऑफ एल, तो वो हमें पता है कि n प्लस एल रूल में कैसे कैलकुलेट करना है। अभी एनर्जी की बात करेंगे ना अपन, तो एनर्जी ऑफ S is less than energy of P is less than energy of D is less than energy of F and so on. S की एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब सब शेल में सबसे पहले किसको फिल किया जाएगा, S को, फिर P को, फिर D को, फिर F को। ये एनर्जीज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है विच हैज मिनिमम एनर्जी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से मान लेते हैं। तो इनकी एनर्जी कैलकुलेट कैसे करूंगा, n प्लस एल रूल से कैलकुलेट करोगे आप। तो चलो देखते हैं n प्लस एल रूल का। सो n और l
तो n तो इसमें नंबर फॉर द शेल होगा, l का वैल्यू इसके लिए अपन को पता है, वैल्यू ऑफ l इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए d होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको l का वैल्यू कैलकुलेट करना है, l का वैल्यू, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है अपन को, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा हाउ वी व्हाई वी राइट 0 1 2 3। सो एनर्जी ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ l, इनको भी लिख लेता हूं। वैल्यू ऑफ l इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, बट ये कोई ऑर्डर नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वैल्यू ऑफ l इसके लिए 0 होता है। बट एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी F की होगी, फिर D की होगी, फिर P की होगी, फिर F की। इसका मतलब है किसी भी शेल में जब अपन कोई सब शेल बनाते हैं ना, तो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बढ़ाया था, तो डायग्राम बनाया था ना, उसमें आपको लिखा था कि पहले S होगा, उसके बाद P होगा, उसके बाद D होगा, उसके बाद F होगा। ये अपना फर्स्ट शेल है। अब सेकंड शेल ड्रॉ करो, उसमें पहले S लिखो, क्योंकि आपने कहा सबसे कम एनर्जी उसकी है, और हर एक सेल को डिवाइड करना है एसपीडीएफ में, ये भी आपने बताया ना। तो अपन कहेंगे ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन आते हैं n प्लस एल रूल पे। अब देखो एक बात है, मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, शेल्स की बात करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। अपन क्या बात करते हैं, शेल की बात करते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अपन 18 लिखते हैं क्योंकि अब हम सब शेल के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो 2n² जैसे। फोर्थ शेल में ऑब्वियस सी बात है 2n² है, तो 9 इंटू 2 किया था, तो अब आप क्या करने वाले हो, 16 इंटू 2 32 होगा। फिफ्थ शेल में एंड सो ऑन लाइक दैट आई कैन राइट, मतलब इससे ज्यादा अपन लिखते रहेंगे, जो कंसेप्ट आप बताओगे मैं उसी कंसेप्ट के हिसाब से लिखता रहूंगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा सब शेल्स, ठीक है, और इसके बाद मैं लिखूंगा उन सब शेल का n प्लस एल। n प्लस एल रूल जो होता है वो अपन को एनर्जी बताता है, what will be the energy, so n plus l rule will be equal to energy of some shells। तो ये तो आपने बताई है, electrons are filled in the increasing order of energy of the subshell, it is calculated by energy n plus l rule, so n plus l rule is calculation of energy of the subshells, क्या होगा, it is the calculation of energy of the subshells। चलो देखते हैं क्या करना है अपन को। हमें ये पार्ट आता है, तो कहेंगे ये पार्ट अपन सबको आता है, अभी मैं कहूंगा 5 लिखो, तो आप कहोगे ठीक है, आप इसको ऐसे लिख रहे थे, 1² तो 2 बचा, 2² तो 8 हो गया, 3² 9 इंटू 2 कर दिया, 4² 16 इंटू 2 कर दिया, 5² 25 इंटू 2 कर दोगे आप, एंड सो ऑन, यही तो लिखोगे आप, ठीक है। अगर ये लिखना है आपको तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं, लेकिन आपने कहा था कि भाई मतलब बहुत ज्यादा अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन सबशेल की बात करते हैं, तो सबशेल्स में व्हाट आई विल राइट, सबशेल के केस में भाई फर्स्ट शेल को आपने किस में डिवाइड किया, एस पी डी एफ, मैंने पहले क्या लिखा, एस, फिर क्या लिखा, पी, फिर डी, फिर एफ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एस पी डी एफ लिखा आपने, तो वी गॉट इट कि भाई इसमें एस, फिर पी डी और फिर एफ। इसको किस में डिवाइड करोगे, पहले एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। इसको भी किस में डिवाइड करोगे, एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। इसको किस में डिवाइड करोगे, आपने बताया हर एक शेल को डिवाइड करना है डिफरेंट सब शेल में, मैंने सभी को डिवाइड कर दिया डिफरेंट सब, एंड सो ऑन। अब अपन क्या करेंगे इसमें कि इधर अपन लिखेंगे, अपन को एक बात पता है कि एस में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दैट इज 14। ये अपन ने लिखा,
क्योंकि इसका ऑर्बिटल 1 था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 12+1, और 12+1 into 2 is number of electrons. तो अपन कहेंगे फर्स्ट शेल में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में ही आ जाएगा, और इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपन को ऐसे लिखना होता है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखोगे, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखोगे, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे, इनके पावर में लिखना होता है अपन को, ऐसे इलेक्ट्रॉन अपन पावर में बताते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में ही आ सकते हैं, तो फिर पी डी और एफ की क्या जरूरत है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है, जितना शेल होगा, सब शेल होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो सब शेल में रखेंगे। तो इसका मतलब है ये तीनों फर्स्ट शेल में एब्सेंट होते हैं, फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एस में अकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है। अब सेकंड शेल की बात, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, तो बाकी इन दोनों का क्या काम होगा, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डीएफ इसमें एब्सेंट होता है। अब अपन थर्ड शेल की बात करते हैं। थर्ड शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें 6 होता है, और इसमें 10, तो ये एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर फोर्थ शेल की बात करते हैं। फोर्थ शेल में 32 है, तो इसमें 2 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 10 होगा, इसमें 14 होगा, तो सभी प्रेजेंट होंगे। इसमें इसमें अपने पास 50 है, तो यहां पर 2 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 10 होगा, इसमें 14 होगा, तब और इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने के लिए मुझे जी भी चाहिए, तो जी में ऐड करेंगे, तो जी में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, कंप्लीट हो गया 50। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, 18 हो गया, और इसमें 14, 32 हो गया, और इसमें 18, इट बिकम्स 50, मतलब जी भी उसमें आ सकता है। तो अपन ने कहा भाई इसमें, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर फर्स्ट शेल में तो सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, सेकंड शेल में डी और एफ एब्सेंट होते हैं, पी होता है और एस पी होता है। थर्ड शेल में एफ नहीं होता है, सिर्फ एस पी डी होगा। फोर्थ शेल में जी नहीं होगा, एस पी डी एफ चारों होंगे, और फिफ्थ शेल में जी भी होगा, उससे ज्यादा शेलों में लिखना नहीं होता है। अब अपने पास क्या होगा, ये सारे के सारे मिक्स होके अपने पास सबशेल्स बन जाएंगे। तो मेरे पास सबशेल्स जो होगा ना, वो सबशेल्स अपन ऐसे बना सकते हैं। अब मेरे पास सबशेल्स होंगे, तो मैं ऐसे सबशेल्स लिख लेता हूं, ये मैं हटा रहा हूं। अब अपने पास सबशेल्स जो आया ना, तो ये जो है ये सबशेल्स है, जैसे 1s हो, इधर क्या हो गया 2s एंड 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p, ये फोर्थ शेल है, शेल का नंबर है, 4d एंड 4f, ये 5s, ऐसे ही अपन इसको भी देख लेंगे, क्योंकि वो जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं बता रहा। अब अपन को क्या करना होगा, इन सब का भी आपस में एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। मतलब इट इज नॉट दैट कि भाई एनर्जी अपने पास आ गया, तो अपन को इन सब के आपस में, मतलब हो सकता है इसका एनर्जी कम हो इससे, हो सकता है, आई एम जस्ट राइटिंग कि भाई हो सकता है कि भाई किसी का एनर्जी जैसे 3D है, 3D का एनर्जी जो है हो सकता है 4s से, 4s का एनर्जी कम हो 3D से। अगर इसका एनर्जी कम होगा इससे, क्योंकि अब ये आपस में सब शेल्स हो गए, ये अलग सब शेल है, ये अलग सब शेल है, ये अलग सब शेल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब आपस में अलग हो गए। तो इनमें इनका आपस में भी मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, कि जिसका एनर्जी सबसे कम होगा उसको पहले फिल करो। मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि इसका एनर्जी कम है इससे, तो इसको पहले फिल करो, लेकिन अगर इसका एनर्जी कम है इससे, तो पहले इसको फिल करो। मतलब 4s को पहले 3D से, फोर्थ वाले शेल को पहले 3D से, हाँ बिल्कुल, अगर उसका एनर्जी कम है तो आपको उसको फिल करना होगा। कैलकुलेट कैसे करूं, उसी के लिए तो n+l रूल लिखने हैं। तो अपन क्या करते हैं, इन सबशेल्स को लिख के इनके लिए n+l रूल का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट इज द, विल राइट दैट कि इनका एनर्जी इंक्रीजिंग लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
energy between these subshells which is calculated by n plus l rule. इस रूल से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, आपने n प्लस एल रूल को एनर्जी के फॉर्म में तो लिखा ही था, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखा रहने देते हैं, साइड में इस पार्ट को हटा के एक छोटा सा टेबल और बना लेते हैं n प्लस एल रूल के लिए, क्योंकि यहां पर ही अगर मैं लिखूंगा तो फिर काफी सारा पार्ट हो जाएगा, तो मुझे क्लियरली ये पता चल जाएगा कि n प्लस एल रूल होता क्या है और मुझे लिखना कैसे है। तो चलो देखते हैं अपन n प्लस एल रूल क्या होता है। n प्लस एल रूल होता है, विल राइट लाइक दिस, दैट इज अपने लिखा, ये सब शेल्स लिख लेते हैं पहले, सब शेल्स, और उसमें अपन लिख लेंगे n प्लस एल, और फिर अपन इक्वल टू एनर्जी कर लेते हैं, भाई किसकी एनर्जी क्या होगी, तो लिख देते हैं अपन ऐसे। तो जैसे यहां पर लिखूंगा तो मैं 1s लिखूंगा, फिर उसके बाद 2s लिखूंगा, उसके बाद 2p लिख लेता हूं, क्योंकि सेकंड शेल में ये दोनों थे ना, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि शेल बढ़ेगा ना, जैसे जैसे अपन ये नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अपन शेल बढ़ेगा तो अपन को पता है एनर्जी बढ़ती है, लेकिन हम कैलकुलेट करने वाले हैं सब शेल की एनर्जी, तो मैं इस पार्ट को ऐसे लिख लेता हूं। मेरे पास आया 2p के बाद मैंने लिखा 3s, 3p, फिर 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p एंड सो ऑन। अब इतना सारा नहीं लिखने वाले अपन, बस ये वाले पार्ट को मैंने यहां ऐसे लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, पहले आप लिखोगे, इसको लिख रहने देता हूं ताकि आपको सेंटेंस दिखे। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 1s, तो ये 1 जो है, इसमें n जो होगा वो नंबर फॉर द शेल है, n नंबर फॉर द शेल है, और l that is we know that l for s it is equal to 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ये होता है। तो n प्लस एल कैलकुलेट करते हैं भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी शेल को, है ना, यहां से इस नंबर को देख के शेल का नंबर बता सकता हूं, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू 1 है, दैट इज अ नंबर फॉर द शेल, और l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, इन दोनों को ऐड करो तो एनर्जी आएगा 1, इसके लिए n का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू 0, एनर्जी आएगा 2, दैट इज इक्वल टू एनर्जी, जैसे अपन ने लिखा था n प्लस एल विल बी इक्वल टू एनर्जी, वो आया। फिर 2p के लिए अपन कहेंगे भाई ये 2 है और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, एनर्जी विल बी 3, राइट, एनर्जी विल बी 3। अब मैं इसको भी हटा लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ रही है उस स्पेस की। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, ये n का वैल्यू 3 हो गया, इसके लिए तो अपन कहेंगे 3 प्लस 0 इट इज इक्वल टू 3, ये 3 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 4, ये 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, ये 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4, ये p के लिए 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, d के लिए मैं लिखूंगा तो 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, 4f के लिए 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, f के लिए l का वैल्यू 3 होता है, तो 7, 5s के लिए आप 5 प्लस 0 लिख रहे हैं, मतलब 5, और p के लिए आप 5 प्लस 1 लिखोगे दैट इज इक्वल टू 6। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने एनर्जी तो लिखा, ये आ गया हमारे पास। अब देखो अपन को इसमें क्या आना चाहिए कि इसमें जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे कम एनर्जी तो इसकी है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे लिखना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 1s, उसकी एनर्जी कम है किससे, 2s से, उसकी एनर्जी कम है किससे,
अब इन दोनों में तो सेम आ रहा है एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी सेम आ रहा है। अगर एनर्जी सेम हो और एन का वैल्यू डिफरेंट है तो जिसका एन का वैल्यू लेस होगा उसको पहले फिल करेंगे। अगर n प्लस एल इज इक्वल टू सेम, मतलब n प्लस एल इज इक्वल टू एनर्जी, दैट इज अगर वो दोनों दो ऑर्बिटल के लिए सेम है तो जिस ऑर्बिटल में n का वैल्यू छोटा होगा उसको पहले फिल करेंगे। तो गिव प्रेफरेंस टू n। टू n वैल्यू ऑफ n, आप n के वैल्यू को प्रेफरेंस दोगे। तो ठीक है भाई, फिर n के वैल्यू को प्रेफरेंस देना है तो पहले लोअर शेल को फिल करना है फिर हायर शेल को। तो मैंने फिर 2p को फिल किया, फिर इसके बाद पहले इसको फिर इसको, दैट इज 3s। उसके बाद ये 4 था तो मैंने 4p, ऐसे 4 था तो इसको क्या था, ये 3p। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो अभी बताया तो है आपने कि अगर ये वैल्यू सेम आए तो आप किसको प्रेफरेंस देना, शेल के नंबर। तो आप लोअर शेल को पहले फिल करोगे, मतलब लोअर शेल को फिल करूंगा मैं तो मैं कहूंगा भाई इसमें लोअर शेल 3p था, वो तो आपने लिख ही दिया। लेकिन अब इन दोनों में क्या करूं, तो जिसका वैल्यू कम होगा उससे पहले फिल करो। किसका वैल्यू कम है इन दोनों में, इसका वैल्यू कम है। ये क्या था 4s, मतलब 3d से पहले 4s फिल किया जाएगा, पहले 4s फिर 3d फिल किया जाएगा। सो पहले मैं 4s को फिल करूंगा फिर 3d को। अब 3d में भी क्या आएगा ना, मेरे पास ये और ये तो एक जैसे आ रहे हैं, तो फिर क्या करूं, तो आपने बताया तो है कि जब n प्लस एल का वैल्यू सेम होगा तो गिव प्रेफरेंस टू शेल नंबर। इसमें शेल नंबर 3 है, इसमें शेल नंबर 4 है, इसमें शेल नंबर 5 है। तो पहले इसको फिल करो फिर इसको फिल करो फिर इसको फिल करो, और फिर ये वाले जो आ रहे हैं 6, तो अपन कहेंगे ये बाद में फिल होंगे, पहले जिनकी एनर्जी कम है सब शेल की पहले उनको तो फिल करो। तो अपन कहेंगे भाई पहले तो 3d फिल हो गया, कर दिया। अब 3d के बाद तो मैं कहूंगा ये क्या था 4p, तो फिर 4p को फिल करूंगा, फिर 5s को फिल करूंगा क्योंकि ये 5s आया था। अब 6, क्योंकि 5 खत्म हो गया, मुझे 6 की बात करनी होगी, तो 6 के लिए तो मैं क्या करूंगा 4, ये वाला आ गया ना अपने पास 6, 4 प्लस 2 तो 6 हो जाएगा अपने पास 4d, और 4d के बाद अपने पास 5p। ये तो सब मिक्स हो रहा है, लेकिन और मिक्स होगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, ये इतना सारा मैं याद कैसे रखूंगा, क्या मुझे बार बार लिखना होगा, ये नहीं, अपन को बार बार नहीं लिखना होगा, हम इसे एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लेंगे। बस मुझे ये पता चल गया कि n प्लस एल रूल से आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल्स कैसे कैलकुलेट किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल्स कैसे कैलकुलेट किया। अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा शेल्स को मुझे सबशेल में डिवाइड करना होता है। शेल्स को मुझे सबशेल में डिवाइड करना होता है और फिर सबशेल से मुझे पढ़ना होता है, उनके एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। वो 288 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलने वाले हैं, तो हमें इनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। अब एनर्जी ऑफ द शेल एन और एल, ये सारे पार्ट थोड़ा सा हमें एक आइडिया आया कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। और फर्स्ट शेल में आपने एस क्यों लिखा, वाई नॉट पी, क्योंकि एसपीडीएफ आपने शुरू में तो बताया था कि सारे शेल्स ही एसपीडीएफ में डिवाइड होते हैं, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके हिसाब से ही अपन सब शेल लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दिया आपको कि हाउ वी गेट द एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दी सबशेल्स। अब रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस पार्ट में मैं यही रोकूंगा, और इससे अब अपन दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वांटम नंबर्स। इस पार्ट को अपन यही रोकेंगे क्योंकि मैं ये पार्ट आपको फिर से पढ़ाऊंगा। पहले क्वांटम नंबर्स की बात मैंने आपको आइडिया दिया ताकि आप फोकस करें क्वांटम नंबर्स में, कि जब मैं आपको बोलूं कि भाई एटम को ना डिवाइड करना है सब शेल में, तो आपको दिमाग में रहेगा
हाँ, एटम डिवाइड होता है एसपीडीएफ में, आपने बताया था, लेकिन एसपीडीएफ में ये वैल्यू ऑफ एल क्यों आ रहा है भाई 0 1 2 3, हम ऐसा क्यों, मतलब याद रखना है या कुछ उसका रीजन भी है? तो अपन कहेंगे याद ही रख लेते हैं, रीजन तो आप मुझे बता दो, लेकिन हमें याद हो गया हमेशा के लिए, आप बस रीजन बता दो कि ऐसा क्यों किया अपन, राइट ना? तो अब अपन क्या करेंगे, पहले क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्योंकि रूल्स में मुझे 3 रूल्स पढ़ाने हैं, ये एक रूल था उनमें से, और एक रूल में भी अभी मैं इसको मैंने आपको बताया, मैं इसको बहुत इजी करूंगा आपको, आप किसी को भी बता दो ये ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे मिक्स हो जाएगा तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख पाऊंगा। तो ऑफ प्रिंसिपल से अपन बहुत इजी वे में बता सकते हैं और तुरंत बता सकते हैं, लिख सकते हैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं, मतलब ये सारा पार्ट जो एक्सप्लेन किया ना, इसको हो सकता है मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूं, लेकिन ये पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको तुरंत बता देगा, बट उससे पहले मुझे एसपीडीएफ का आइडिया देना कंपल्सरी। तो क्योंकि अब उसके बाद अपन फिर ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे ना, इसलिए, लेकिन ये बताया अपन को कि भाई किसका एन क्या होता है, एल वैल्यूज बताया आपने, ये नहीं बताया एल होता क्या है, तो मैं चाहूंगा कि पहले वो बताया जाए, उसके बाद ही आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रूल्स बताया जाए। तो कोई बात नहीं, अपन पहले पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है, फिर वापस अपन रूल्स पे आएंगे, इसको अपन फिर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, तो अगर मैं उसे फिर से भी पढ़ाऊंगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है आपको पढ़ाना, ताकि आप उसको अच्छे से और सीख जाएंगे। अब मैं लिखने वाला हूं क्वांटम, और क्वांटम नंबर्स से पहले अपन क्या लिख लेते हैं कि भाई अपन ने पढ़ा मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक है, मॉडल्स ऑफ एटम में अपन ने पढ़ा जे थॉमसन, हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल, हमने पढ़ा बोर मॉडल ऑफ एटम, अब हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट मॉडल ऑफ एटम, जो हमें अब पढ़ना है, जो मतलब मोस्ट मॉडिफाइड मॉडल ऑफ एटम है, उसको अपन कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम, ये पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो मैं एक मिनट रुकना है, हेलो, तो मैं बात कर रहा था, अपन बोल रहे थे कि भाई जे थॉमसन, रदरफोर्ड, ये और बोर मॉडल अपन ने ये डिस्कस किया, अब हम पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, इसकी बात करेंगे, और उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। वेव मैकेनिकल मॉडल जो है उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं, लेकिन हमें ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वेव मैकेनिकल मॉडल। तो वेव मैकेनिकल मॉडल जो होगा जिसमें अपन वेव से कंसिडर करेंगे, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स, इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं अपन, और क्योंकि ये वर्ड भी मैं यूज करूंगा क्वांटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है ना, इसको अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं, तो ये मॉडल अपन को पढ़ना है। तो इस दिस मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड बाय श्रोडिंगर, दिस मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड बाय श्रोडिंगर, तो अपन इसको श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं आज, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल, मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब क्वांटम थ्योरी, ये बहुत वास्ट थ्योरी है, दिस थ्योरी, क्वांटम थ्योरी डील्स विद द पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर, और वो आज भी बहुत एडवांस चल रहा है उसमें काम। क्वांटम मैकेनिक्स आप सुनते होंगे, टीवी पे भी सुनते होंगे, न्यूज में भी सुनते, मतलब पेपर न्यूज वगैरह में भी देखते होंगे आप, कि क्वांटम मॉडल जनरेट कर रहे हैं मैटर का, अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये काफी, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस इसको आइडिया चाहिए कि क्या किया होगा,
तो जैसे मैं आपको बताऊंगा आप वैसे उसको फॉलो करते रहना, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है दैट इज डील्स विद द पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर पार्टिकल कैरेक्टर भी है और उसमें वेव भी है, तो अपन ने बताया था डी ब्रॉगली इक्वेशन में भी बताया अपन ने और हाइजेनबर्ग में भी बताया अपन ने कि ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि वो सिर्फ बहुत छोटे पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट। तो अपन वेव मैकेनिकल मॉडल लिख लेते हैं और वेव मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर explains the behavior of atom around the nucleus, behavior of electron around the nucleus in an atom by a mathematical equation called as Schrodinger equation तो उसके बाद Schrodinger equation, the Schrodinger equation is mathematical equation called as Schrodinger equation। तो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है लेकिन डबल डिफरेंशिएशन होता है। डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी शाई इक्वल टू 0। मतलब ऐसे लगता है कि इक्वेशन खत्म कब होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे लगता है कि भाई ये इक्वेशन इतना बड़ा इक्वेशन खत्म कब होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा इक्वेशन क्या करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे देखो भाई आपको ये इक्वेशन सिर्फ याद रखना। अपन से क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि बताओ विच इज द करेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन, बस इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज सेकेंड डेरिवेटिव partial differentiation along x-axis। ये जो डेल स्क्वायर शेयर अपन डेल एक्स स्क्वायर है व्हाट डज इट मीन, वो सेकेंडरी डिफरेंशिएशन है। आई डोंट नो कि मतलब अपन ने कितना आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं वो मैथ्स वगैरह पार्ट नहीं पढ़ाने वाला, वो अपन बता सकते हैं कि ये सेकेंड डिफरेंशिएशन है। शाई जो होगा दैट इज इसके ऊपर ऐसे बोलते हैं इस पी शाई सिग्निफाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये सिग्निफाई करेगा द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। फिर m is mass of electron, h is we know that 6.626 10 to the power of minus 34, E is the total energy of the shell, जिस शेल के लिए हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट ना। E is energy of the shell and V is potential energy of the shell उसमें जो भी पार्ट है वो सारे के सारे पार्ट को मैंने बताया आपको। मेरे ख्याल से वेव का एम्पलीट्यूड सबको पता है क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रेस्ट और ड्रॉप का जो हाइट होता है या डेप्थ होता है उसको अपन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बोलते हैं। वैसे भी अपन वेव फंक्शन पर वेव मैकेनिकल मॉडल है तो वेव्स की बात तो करनी होगी। दिस इक्वेशन इज सॉल्व्ड, this equation is solved for each electron in an atom।
मतलब this equation is solved for each electron in an atom to find out the probable position of electron around the nucleus. To find out the probable position of electron. Position of electron around nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड अपन को फाइंड आउट करना होता है। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को लगेगा भाई डेरिवेशन में सॉल्व कैसे करूंगा, तो अपन उसको इजी बनाते हैं। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन we get a set of quantum numbers which are used to locate the electron. Set of quantum numbers. The quantum numbers are n, l and m, which are used to locate इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करके क्वांटम नंबर्स मिलते हैं हमें। उन क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करते हैं इन द एटम। हमें इन पे फोकस करना है। ये सारा पार्ट हमें बस ये पूछ सकते हैं विच इज द करेक्ट इक्वेशन। इसको हम थोड़ा छोटा जरूर बना सकते हैं। कैसे? ये वाला पार्ट जो है ना, यहां पर जो लिखा हुआ है, जैसे ये वाला पार्ट, हम इसको इस वाले पार्ट में शाई को कॉमन ले सकते हैं इससे। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज आप इसमें से शाई को कॉमन ले लो, तीनों से बाहर निकाल दो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बाहर बाकी पार्ट को। 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इंटू e माइनस कैपिटल V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल टू 0। और ये जो डेल्टा बनाया ना अपन ने, उल्टा डेल्टा, वेर ये जो उल्टा डेल्टा है ना ऐसे, इज कॉल्ड लेप्लेशियन ऑपरेटर। लेप्लेशियन ऑपरेटर, इसको अपन कहते हैं लेप्लेशियन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड लेप्लेशियन ऑपरेटर। तो इसमें साई कॉमन लेके अपन बता सकते हैं व्हाट इज डेल्टा स्क्वायर। सो डेल्टा स्क्वायर जो होता है ना, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसे होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा लेप्लेशियन ऑपरेटर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द लेप्लेशियन ऑपरेटर। वो छोटा करने के लिए तो इतना बड़ा लिख रहा है, तो अपन से एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताओ विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये वाला तो अपन कहेंगे ये भी सही है, वो भी सही है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में पूछ सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें इक्वेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्व करने से जो क्वांटम नंबर्स हमको मिलेंगे, दोज क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड। वो हमारे सिलेबस में है, उससे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो अपन क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, विल गेट द क्वांटम नंबर्स। तो मैं इस पार्ट को हटाऊंगा और क्वांटम नंबर्स को लिखूंगा। तो मैंने लिखा भाई क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। द नंबर विच आर यूज्ड to locate the electron in an atom are called quantum numbers. Numbers
which are used to locate the electron in an atom. In an atom are called quantum numbers. There are four quantum numbers. एक जिसे अपन कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक जिसको अपन कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा जिसको अपन कहेंगे दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम n से डिनोट करते हैं। दूसरा विल राइट दैट एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये इसको एंगुलर भी बोलते हैं, ये इसको सब्सिडरी भी बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स इसको अपन L से डिनोट करते हैं, वही L जिसका वैल्यू आप 0 1 2 3 लिख रहे थे, ये वही L है जिसको अपन 1 2 3 लिख रहे थे, ठीक है ना। सो विल राइट लाइक दैट। थर्ड दैट इज क्वांटम नंबर जिसको अपन m से डिनोट करेंगे। फोर्थ दैट इज क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे मैं s से। क्वांटम नंबर्स आर three quantum number are derived from by Schrödinger equation। वो तो आपने पहले ही लिखा था कि भाई ये तीन क्वांटम नंबर्स जो हैं they will be the result of that solving the Schrödinger equation। बट बाकी जो एक और क्वांटम नंबर हमें यूज करना होता है which is not calculated by that equation of Schrödinger, it is required to explain the electron, that is called spin quantum number। बट अगर हमसे क्वेश्चन में पूछेंगे which is the quantum number which is not derived from the Schrödinger equation, we are able to tell, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब देखो हमको एक बात पता है, मतलब इन जनरल अगर अपन देखेंगे इजी वर्ड्स में देखते हैं भाई हम क्वांटम नंबर्स क्यों पढ़े, तो एक एटम में न्यूक्लियस होता है, शेल्स होते हैं। अब मान लो कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे अपन को इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपन को पता है। मैंने आपसे कहा कि आप ना इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे किस शेल में करना है, तो एन आ गया। किस सब शेल में है, तो एल आ गया। उस सब शेल में ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो किस ऑर्बिटल में है, तो एम आ गया। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं एस से डिनोट करूंगा, इट इज लाइक दैट। मतलब ये वैसे हो गया कि मेरे पास एक ग्लोब है और मैंने तुमसे पूछा भाई ये ग्लोब रखा हुआ है, चलो इसमें अपना एड्रेस बताओ कहां, क्या करोगे तुम, सबसे पहले अपनी कंट्री ढूंढोगे। मैंने शेल को ढूंढ लिया, उस कंट्री में आप स्टेट ढूंढोगे, मैंने सब शेल को ढूंढ लिया। मतलब पहले मैंने कंट्री ढूंढा, फिर अपना स्टेट ढूंढा, फिर मैंने अपना टाउन ढूंढा और बताया कि किस स्ट्रीट पे रहता हूं, मेरा एड्रेस क्या। ये बिल्कुल वैसी है, किस शेल में वो इलेक्ट्रॉन है, एटम में किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन सा सब शेल है, कौन सा ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में, तो किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो आप, तो अपन बता सकते हैं। अब इसमें अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो पहले अपन एक एक इनको ना क्वांटम नंबर, जैसे आपने वर्ड यूज किया, तो पहले आप मुझे बता दो कि इस क्वांटम नंबर को क्या समझना है और उसके बेसिस पे मैं क्या क्या बता सकता हूं एटम में। तो अगर वो एक्सप्लेन हो जाए तो और भी अच्छा है। बिल्कुल यही तो पढ़ना है अपन को, क्वांटम नंबर्स।
और क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद फिर शुरू करेंगे अपन रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको आइडिया है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मुझे आपको काफी इजी वे में बताना है कि मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आप तो मुझे सीधा सीधा बताओ कैसे फिल करने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं बिल्कुल वो उसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि अपन से एग्जाम में पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो शुरुआत करते हैं अपन किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। मैं उसी से ही शुरू करता हूं। यू गॉट इट ना। क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है, शेल को बताओ, सब शेल को बताओ, ऑर्बिटल को बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ कौन सा है, बिल्कुल वैसे ही, राइट। तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करता हूं। सो अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है तो अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन को पता चल जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन ये बता सकते हैं इट्स वैल्यू signifies the shell in which electron is present, in which electron is present, electron is present। तो इसका वैल्यू क्या सिग्निफाई करेगा, द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, अपन को ये बता रहा है कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो अपन कहेंगे ठीक है, वी कैन राइट दैट। अगर n का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट शेल हो जाएगा, n का वैल्यू 2 है तो उसका वैल्यू हमें गिवन होगा, उसको फाइंड आउट कर, क्योंकि हमें सोल्यूशन नहीं पढ़ना है कि इस सोल्यूशन से बताओ n का वैल्यू कितना आएगा, वो उतने बड़े इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं पढ़ना है हमको, n डायरेक्टली गिवन होगा, दैट इज नंबर फॉर द शेल। वो तो अपन पहले से भी पढ़ते हैं, MVR इज इक्वल टू NH/2π, व्हाट इज द n देयर, नंबर फॉर द शेल। r का रेडियस का वैल्यू पढ़ा अपन ने, 0.529 into n square by z, what is n there, number for the shell। तो n जब भी लिखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इट इज ऑलवेज नंबर फॉर द शेल। if its value is given if its value is given value is given, then we can calculate the energies, calculate energy of cell, radius, velocity of electron, velocity of electron, electron and shell, angular momentum, MVR is equal to NH/2π, MVR is equal to NH/2π, उस शेल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द शेल इन शेल। आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द शेल कैसे कैलकुलेट करोगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द शेल, तो अपन कहेंगे भाई आपको पता तो है, आपने काइनेटिक एनर्जी तो बताई है शेल का, तो जो एनर्जी बताओगे उससे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। और आप थोड़ी देर पहले कितने सारे तो क्वेश्चन कर पाए आपने, लैम्डा इज इक्वल टू h अपन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है मैं लैम्डा कैलकुलेट करके बता दूंगा। और फिर वेवलेंथ ही बतानी है शेल की, तो इतना क्यों करना है, ये लो, आपने बताया तो था, जब काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा तो ये सिर्फ वोल्ट में गिवन होगा, कोई बता सकता, ये प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। तो ये सारे पार्ट अपन एक्सेट्रा, ये सारे पार्ट अपन बता सकते हैं इसको भाई, सारे इक्वेशन अपन ने पढ़े हुए हैं, सारे जितना भी यहाँ पे, बस आप n का वैल्यू दे दो और मुझसे पूछ लो, ये सब मैं अभी बता देता हूँ 2 मिनट में, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला पता है, रेडियस का पता है, वेलोसिटी का पता है,
एंगुलर मोमेंटम पता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी पता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुझे ये पता चल जाएगा कि आप किस शेल की बात कर रहे हो। अब अपन सब शेल की बात करते हैं। एंगुलर क्वांटम ये एल होता है। अब ये वैल्यू ऑफ एल जो 0 1 2 3 था ना, वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके ही मिलता है, बट उसमें भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हाउ वी गेट दैट। चलो देखते हैं। इट्स वैल्यू signifies the subshell in which the electron is present, in which electron is present। किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Its value signifies the subshell in which electron is present। We know that the subshells, जो सबशेल है ये सबशेल है। और वैल्यू ऑफ एल क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ एल इसके लिए आपने 0 बताया था, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 ऐसे बताया था। These values for the subshell depends on their shape। इनके अपने अपने शेप भी होते हैं। भाई किसका कौन सा रीजन किस शेप का होगा, तो अपन कहेंगे भाई इनके शेप पे डिपेंड करते हैं ये वैल्यू ऑफ एल। द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन देयर शेप। द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ सबशेल। शेप ऑफ सबशेल ये इन पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ सबशेल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ सबशेल। ठीक, तो अगर उस पर डिपेंड करेगा तो सबशेल का शेप बताओ। द शेप ऑफ द सबशेल्स इज द शेप ऑफ सबशेल and their orbitals is as। तो अपन शेप की बात कर लेते हैं। आप ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसका 0 क्यों लिया आपने, 1 क्यों लिया आपने, 2 क्यों लिया आपने, ये बताइए। तो एक बात हमको पता है सबशेल के लिए, फॉर अ सबशेल वी नो दैट फॉर अ सबशेल number of orbital is number of orbital of subshell। ये तो तुमने लिखा ही हुआ कि हम सबशेल के लिख रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है 2l+1 and number of electron in orbitals in subshells 2l+1 into 2 बताया था आपने, ये बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो आपने पहले भी बताया था जब आपने एक जनरल एक्सप्लेनेशन किया था। लेकिन एल का वैल्यू तो बताओ क्या कर लिखें, क्योंकि एल का वैल्यू होगा तो मैं खुद ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके लिए 0, अच्छा एक ही ऑर्बिटल होगा। पी के लिए 1, अच्छा 2 इंटू 1 होगा 2+1 3, तो वो तो मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा। आप एल का वैल्यू बताओ। तो शेप्स की बात करते हैं, शेप ऑफ सबशेल्स। तो सबशेल जो एस होगा, एस की बात करते हैं। एस का शेप कैसे होगा वो देखो। तो मैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस जो होता है इट इज स्पेरिकल इन शेप, इट इज स्पेरिकल, सिमेट्रिकल
and non-directional. It is spherical, symmetrical and non-directional. मतलब अगर S को बहुत बड़ा करके देखा जाए तो अपन कहेंगे वो फुटबॉल के जैसे दिखता है, स्पेरिकल, स्फीयर के जैसे। सिमेट्रिकल मतलब एकदम सिमेट्रिक होता है, और डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मतलब उसमें अपन ये नहीं बता सकते कि उस ऐसे फुटबॉल में कौन सा एक्स एक्सिस होगा, कौन सा वाई एक्सिस होगा और कौन सा जेड एक्सिस होगा। हम एक्सिस के बारे में कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने लिखा नॉन डायरेक्शनल, मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका जो शेप होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, और अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो विल राइट दैट कि भाई अच्छा ठीक है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो विल से दैट इट इज स्फेरिकल इन शेप विथ नो डायरेक्शंस। तो इसका फुटबॉल जैसा शेप होता है। तो आपने एक्स वाई जेड कैसे लिखा, तो अपन कहेंगे पहले मैं कोई एक एक्सिस को जेड मान लेता हूं, उसके रिस्पेक्ट में एक्स और वाई बता देंगे। तो एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होंगे, सेंटर में उसका ओरिजिन होगा। जैसे अपन लिखते हैं भाई ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ये 90 डिग्री है। तो जेड को ऐसे बना देते हैं, अपन कहेंगे ये भी भाई 90 डिग्री है और इसको भी 90 एज्यूम करो आप। अच्छा, they all are perpendicular to each other, जैसे रूम का कॉर्नर होता है, एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो, एक को जेड ले लो, इट इज। तो ये भी ऐसे होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें होता क्या है, ये तो ऑर्बिटल है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अपन से कहा जाएगा बताओ भाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, इसमें किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप एक फुटबॉल के अंदर फ्लाइज को छोड़ दें। तो अगर मैं इसके अंदर एक मॉस्किटो छोड़ देता हूं या फ्लाइज को छोड़ देता हूं, तो अगर इसके अंदर कोई मक्खी है सपोज, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, तो अपन कहेंगे उसका रीजन तो फिक्स है, वो उसके अंदर ही हो सकता है। उसके उसका वॉल के पास होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, सेंटर में होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। वाइट इज सो, क्योंकि वहां पर अगर वॉल के पास जाएगा तो वो टकराएगा वॉल से, तो क्रैश होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा दूर ही रहेगा, तो सेंटर में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें वो सेंटर में होता है, और इस रीजन में कहीं भी बोल सकते हैं, पर वी कैन नॉट से इट इज जीरो, वी कैन से दैट कि उस रीजन में कहीं भी हो सकता है। बट मैं ये नहीं बता सकता कि किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ये स्पेरिकल भी है, सिमेट्रिकल भी है। मैं ये नहीं बता सकता किस एक्सिस के अलोंग। अगर मैं ये बता देता कि किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं एंगल वगैरह कैलकुलेट करके उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके ये बता देता दिस इज द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देयर इज नो एंगल, मतलब मैं कोई एंगल नहीं बता सकता कि कितने एंगल पे इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है, इसलिए इसका एंगुलर पार्ट जीरो होगा। मतलब एस का एंगुलर पार्ट जीरो, उसमें एंगुलर अपन एस ऑर्बिटल में एंगुलर पार्ट जीरो है। क्यों, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि वो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे प्रेजेंट होगा, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो। We cannot predict, can't predict the probability of electron along the axis, along any of the axis. So we say that the angular part, that is theta part, for s orbital is
s orbital is 0. Therefore L equal to जो एंगुलर क्वांटम नंबर वाला पार्ट है s के लिए, इसलिए अपन उसे 0 बोलते हैं. So angular part for this orbital is 0. That was the reason कि हम इसमें 0 बोलते हैं. तो इसमें फिर आप कैलकुलेट करके बताओगे ना 1. हाँ, इसमें अपन 1 कैलकुलेट करके बताएंगे, इसमें 2 कैलकुलेट करके बताओगे. इसमें नहीं बता सकते क्योंकि देयर इज नो पार्ट. हम तो पूरा रीजन, जो फुटबॉल का पूरा रीजन है, बस उसमें फ्लाइज छोड़ देते हैं. उसका जो बिहेवियर जैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का भी बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही होता है. तो पी के सब शेप बता दीजिए. तो पी के शेप की बात कर लीजिए. है ना? तो राइट दैट कि भाई अगर हमारे पास गिवन है कि पी का शेप कैसे होगा, तो हम देखते हैं भाई शेप ऑफ पी. P has 3 orbitals. It एक px has dumbbell shape and is directional in nature. मतलब इसमें डायरेक्शनल भी होगा, डायरेक्शनल होगा. तो डंबल शेप का मतलब हो गया जैसे अपन डंबल बनाते हैं ना, डंबल्स में कैसे होता है, एक ऐसे और एक ऐसे डंबल्स होते हैं. बिल्कुल अपन इसको भी वैसे बनाने वाले हैं कि भाई डंबल्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस. पी को अपन डंबल्स के फॉर्म में. तो पी में अपन लिखेंगे दैट हैज अ डंबल शेप, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे डंबल शेप के लिए. तो अब एक्सिस में अपन कहेंगे अगर ये एक्स एक्सिस है तो फिर इस पे आप डंबल बनाओगे, तो इसको मैं बोलूंगा पी एक्स. दोनों शेप सेम हो गए हैं, ये पी एक्स हो जाएगा. तो मैं इसको और इसमें ये लाइन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लिखोगे तब भी चलेगा. मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई वो लाइन आप बनाना है या नहीं बनाना है, हमें सिर्फ बताना है कि शेप क्या है. तो आप ये लाइन ड्रॉ करोगे इसके अंदर तब भी चलेगा, नहीं करोगे तब भी चलेगा. अगर आप पी वाई पे बनाओगे तो मैं पी वाई ऐसे बना देता हूँ, दिस इज पी वाई. ये वाई एक्सिस पे होगा तो पी वाई. और बिल्कुल वैसे ही अगर अपन जेड एक्सिस पे बनाएंगे तो जेड बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये लो, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया तो अपन ऐसे पी जेड बोल देंगे, दिस इज पी जेड. मतलब इसको आप x लिख दो तो मैं x पी एक्स बोल दूंगा, इसको आप z लिख दो मैं इसको पी जेड बोल दूंगा. मतलब जिस एक्सिस पे प्रेजेंट होगा वो डंबल, हम वो ये एक डंबल का एक पार्ट और डंबल्स का दूसरा पार्ट, इट इज अ डंबल शेप. अब इसमें जो ये पार्ट है आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, लाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ दिखाना था कि कैसे क्या करना है. कभी कभी अपन को ऐसे भी हो सकता है ना. तो अपन क्या करेंगे इसमें, अब इसमें भी साइंस देने होते हैं, वेव फंक्शन देना होता है, वेव. तो इधर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिखाना होता है आपको. यहाँ पॉजिटिव किसी भी तरफ लिख सकते हो आप, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, या यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव. किसी एक पार्ट में आपको पॉजिटिव लिखना होगा, दूसरे पार्ट में आपको नेगेटिव लिखना होगा. आप कहीं भी लिख सकते हो. ये डंबल शेप. अब हम क्या कहेंगे कि इसमें ना जो डंबल शेप आपने बताया है, तो हमें एक बात पता है कि जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी, इस रीजन में. थीटा अलोंग वाई एक्सिस. तो पी वाई में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी, थीटा अलोंग वाई एक्सिस. मतलब अलोंग वन एक्सिस के मैं एक बार में पी एक्स में मैं वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन को ढूंढूंगा, पी वाई में पी जेड पी एक्स में मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करूंगा, और पी जेड में मैं जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन को ढूंढूंगा.
इसमें इसलिए अपन कहते हैं द एंगुलर पार्ट थीटा हैज अ वैल्यू. सो एंगुलर पार्ट, since at one time we will calculate the electron, finding of electron, or we will find the electron along one axis px or py or pz. Therefore value of L is equal to 1. The angular part will be equal to 1, right? Angular part theta will be equal to 1. It is like this. तो दिस इज अबाउट द एंगुलर पार्ट. अब अपन यहीं रुक जाते हैं, तुम्हारा भी नेक्स्ट क्लास होगा और नेक्स्ट टाइम फिर मैं पी ऑर्बिटल से, पी शेप से शुरू करूंगा क्योंकि मुझे इसमें काफी सारा पार्ट बताना है. तो मैं फिर पी से शुरू करूंगा, बट नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू करेंगे. तो अभी आप इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करूंगा. ठीक है? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे. Thank you, sir. आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं होगा आपको, तो आप मैथ्स और फिजिक्स को ज्यादा होमवर्क फोकस करो. ठीक है? सर संडे के टेस्ट के लिए पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा ना? पूरा जितना अपन पढ़ पाएंगे बस उतना ही होगा. ओके सर. Thank you, sir.